दोस्तों, अफगानिस्तान को छोटी टीम समझने की गलती तो अब कोई भी टीम नहीं करेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस था ना, वो लाजवाब था। अब इस मैच के अंदर जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा, ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स रहेंगे जो आप लोगों की टीम में जरूरी है रहना, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। कैसा ये पिच रिपोर्ट रहने वाला है, पिच किस तरीके से खेलेगा, और इसके अलावा जो अफगानिस्तान की टीम है उनमें कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो जरूरी हैं, वो सारी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वेन्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जो हमारी फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं ड्यूटी जा रहा हूं, मैंने आपको कल भी बताया था, शायद 1 या 2 मैच की वीडियो नहीं मिल पाएंगी, तो जो अपडेट है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर दूंगा। तो टेलीग्राम पर अगर नहीं हो तो क्या करना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, यहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना पड़ेगा। तो वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके टेलीग्राम का जो लिंक है इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री है। अब बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। मैच होगा नेशनल स्टेडियम कराची में। दोस्तों, मैं आपको सीधे ही बता देता हूं कि जो कराची का स्टेडियम है ना, वो एक अच्छा बैटिंग विकेट है, जहां पर आपको सपाट विकेट देखने मिल जाएगा। 300 रन बहुत आराम से देखने आपको मिल सकते हैं। पिछले मैच में भी 300 बहुत आराम से बन गए थे, जिसमें विल यंग ने ओपन करते हुए टीम के लिए 100 बना दिया था, और अबरार अहमद को 2 विकेट मिल गए थे, 2 विकेट मिल गए थे नसीम शाह को, 1 विकेट मिल गया था हारिस रऊफ को। तो ओवरऑल देखा जाए ना, इस मैदान के ऊपर बैटिंग करना बहुत आसान है। हम बाबर की बात नहीं कर रहे हैं जो 90 गेंदों में 60 बना रहा है, हम बात करेंगे विल यंग के बारे में, जिन्होंने कमाल की बैटिंग करते हुए बनाया था। 118 रनों का स्कोर टॉम लेथम का भी था, और इसके अलावा विल यंग का भी 100 था इस मैच में। अब यहां पर देखें, नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे टॉम लेथम, टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर थे। फिर यहां पे रिजवान जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, ये भी टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर थे। और हेनरिक क्लासेन नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, ये भी अपनी टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर थे। और यहां पे विल यंग ने ओपन करते हुए स्कोर किया था। हालांकि यहां पे विल यंग का भी स्कोर था। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे खुशदिल शाह, नंबर 4 पे थे डायरल मिशेल, इफ्तिकार अहमद नंबर 6 पर थे, और अगा सलमान नंबर 5 पर थे। तो ओवरऑल दोनों इनिंग्स में जो मिडिल ऑर्डर का काम रहा है ना, वो बहुत तगड़ा रहा है, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है ना, वहां पर बैटिंग करना और ज्यादा आसान हुआ है। विकेट बिल्कुल सपाट है, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद है नहीं, स्पिनर्स को ज्यादा मदद है नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो यहां पे बल्लेबाज आपको कमाल करके दे सकते हैं, देने ही वाले हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए जो बैटर्स चॉइस होंगे ना, उससे अच्छी चॉइस नहीं है। कल जब मैं अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा था तो कुछ मेरे ओपोनेंट के शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन थे। दोस्तों, ये T20 क्रिकेट नहीं है जहां पर आप गेंदबाजों के पीछे भागो, या तो ऑलराउंडर पकड़ना या पकड़ना बल्लेबाज, क्योंकि तसल्ली से आपको बल्लेबाज यहां पे 60, 70, 80 का स्कोर करके दे जाते हैं। और अब अगर बात करें पावर प्ले की, तो दोस्तों पावर प्ले में 1 विकेट में ही ये 2 ओवर आ गए थे। एक नसीम शाह के ओवर में आ गया था और एक अबरार अहमद ने बोल्ड मार दिया था। नहीं तो जो गेंद है ना, उतना ज्यादा मदद नहीं कर रहा था गेंदबाजों के लिए। स्टार्टिंग में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं था, बहुत ज्यादा स्विंग नहीं होने की वजह से बल्लेबाजों के बैट पर बॉल बहुत आराम से आ रहा था। पाकिस्तान के गेंदबाजों को भी स्विंग देखने नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी तो खैर खराब है ही, और बहुत कमाल का कैच पकड़ा था ग्लेन फिलिप ने, जो मोहम्मद रिजवान का था, विलियम और रुर्क की गेंद पे। तो ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पावर प्ले में 1 विकेट नॉर्मल में जा सकता है। बहुत ज्यादा स्विंग देखने नहीं मिला पिछले मैच के अंदर। जो विकेट है वो प्रॉपर बैटिंग विकेट है, यहां पर गेंदबाजों को ज्यादा मदद पिछले मैच के अंदर नहीं मिली। अब इस वाले मैच में अगर वही विकेट इस्तेमाल होता है जो पिछले मैच में इस्तेमाल हुआ था, तो फिर आपको बल्लेबाजों पर ही फोकस करना है। लेकिन अगर कोई दूसरा विकेट इस्तेमाल होता है तो उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम पर रहोगे तो वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चीजें ध्यान में है आपके, और सारी चीजें जो है ना, इसको बस नोट करते चलिएगा, फिर आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें तो पिछली बार जब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने हुई थी तो एक T20 मैच की तरह मैच रह गया था।
169 बनाए थे अफगानिस्तान ने, जिसे साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था, और जिसमें रहमानुल्लाह गुरबस का 89, अब्दुल्ला गजनाफर के 31 रन थे, एडन मार्कराम ने 69, एनगीडी के 2, नकाबा पीटर के 2 और एंडेल फेलिकायो के 2 विकेट थे। तो वही यहां इसके पहले जो मैच हुआ था जिसमें अफगानिस्तान ने 311 बनाया था और साउथ अफ्रीका चेस नहीं कर पाई थी, इस मैच में रहमत शाह का 50, गुरबाज का 100, अजमतुल्ला ओमारजई का 86, राशिद खान के 5 और खारोते ने 2 विकेट निकाले थे। तो दूसरी तरफ तेम्बा बमूमा का 38 रन था और टोनी दी जॉर्जी ने 31 रनों का मात्र स्कोर किया था। मतलब पिछले जो 2 मैचेस है ना, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो टोटल खेले हैं इन दोनों टीमों ने 5 मैचेस, अफ्रीका ने 3 जीते हैं और अफगानिस्तान ने 2 जीते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान वन साइडेड हार जाएगी, ये तो नहीं है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना तो वन साइडेड कॉम्बिनेशन बनाने की गलती तो मत करना। अब हम बात कर लेते हैं पहले अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के पास में जो ओपन करने आते हैं वो गुरबाज और जादरान है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो लाइक का बटन है ना उस पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, तो जाइए जाकर लाइक कर दीजिए। अब नंबर 3 पे है रहमत शाह, नंबर 4 पे हाशमतुल्लाह शाहिदी, 5 पर ओमारजई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी और राशिद खान तक बल्लेबाजी आपको देखने मिल जाती है। मतलब नंबर 8 तक इनके पास में बढ़िया बल्लेबाजी है और नई गेंद के साथ में जो गेंदबाजी आपको देखने मिलेगी ना वो फजल हक फारूकी से होगी। इनका साथ देंगे फरीद अहमद और इनका साथ देंगे अजमतुल्ला ओमारजई। मिडिल ओवर और डेथ ओवर में जो आपको ज़्यादातर गेंदबाजी नजर आएगी उसमें फजल हक फारूकी, राशिद खान और ओमारजई आपको गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। और इस मैदान के ऊपर अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पहले कभी कोई मैच नहीं खेला है। अफगानिस्तान इस मैदान पर पहले नहीं खेली है तो इनका वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। अब सबसे पहले गुरबाज के बारे में हम बात कर लेते हैं। गुरबाज ने साउथ अफ्रीका के सामने जो टोटल 4 मैचेस खेले हैं इनमें से 2 मैचेस में कमाल का परफॉर्मेंस उनका रहा है। एक मैच में 50 बनाया था, एक मैच में 100 बनाया था। तो ओवरऑल जो ये परफॉर्मेंस है इनका सिर्फ 2 मैचेस का है। और रही बात पिछले 2 सालों की तो वहां पर इनका बैटिंग एवरेज 38 का है। पहले बैटिंग करते हुए 350 है, पहले बैटिंग करते हुए 350 और 400 है, लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आई है तो वहां पर ये फ्लॉप हुए हैं। तो अगर गुरबाज को रखना है तो पहले बैटिंग करते हुए रख लीजिएगा, सेकंड बैटिंग करते हुए गुरबाज उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए हैं। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं इब्राहिम जादरान। जादरान बहुत कमाल का और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मैं इनको कंपेयर करता हूं शुभमन गिल से, क्योंकि शुभमन गिल के अगर आप शॉट्स देखेंगे ना तो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं शुभमन गिल, ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर शॉट गैप में ही रहे। वही स्थिति है इब्राहिम जादरान की, लॉफ्टेड शॉट तो खेलते ही नहीं है, ग्राउंडेड ही ग्राउंडेड रखना जानते हैं, पूरे गेम में ग्राउंडेड खेलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मेरी टीम में ज़्यादातर मैचेस की मेरी जो टीमें होती हैं उसमें इब्राहिम जादरान जगह बना लेते हैं। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने 150 गेंदों में 5 बार आउट किया है और ऑर्थोडॉक्स ने 70 गेंदों में 3 बार आउट किया है। यहाँ पे है मार्को येंसन और केशव महाराज, जिसमें मार्को येंसन आपको नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। फिर आते हैं रहमत शाह। रहमत शाह ने 27 की बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है और हाल फिलहाल में हम ऐसे खिलाड़ी की तरफ नहीं जा रहे हैं जो 27 का बैटिंग एवरेज मेंटेन कर रहा है। कोशिश ये रहेगी कि पहले हम 30 या 30 से ऊपर वाले प्लेयर देखें। हालांकि इन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए काफी अच्छी बैटिंग की है। अब रही बात ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में अगर रिस्क उठाना है तो सेकंड इनिंग में रहमत शाह को ग्रैंड लीग में रख सकते हो। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, जिसके सामने बैटिंग एवरेज 10 है और कगिसो रबाडा, लुंगी एनगीडी इस तरह के गेंदबाज हैं जो कि सामने वाली टीम में ऐसी गेंदबाजी करते हैं जो इन्हें परेशान कर सके। इसके बाद अगला नाम है हसमतुल्लाह शाहिदी का, जिनका साउथ अफ्रीका के सामने रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है। 20 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाए, हाईएस्ट है 16 रनों का, लेकिन पिछले अगर 2 सालों की बात करेंगे तो दोनों इनिंग्स में लगभग 30 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। तो ये जो खिलाड़ी है जिसको आप चाहो तो स्मॉल लीग में और मिनी लीग में भी जगह दे सकते हो। अब कमजोरी देख लेते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। फिर से आपको रबाडा और एनगीडी का नाम देखने मिल जाएगा।
अब आते हैं अजमतुल्ला ओमारजई पे, जो कि कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस है, क्योंकि एक तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, प्लस अपने लगभग 8 ओवर की जो गेंदबाजी है ना वो ये करने वाले हैं। 28 इनिंग में 27 विकेट है, पहले गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट निकाले हैं 15 पारियों में, और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 13 में 8 है। रही बात बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी इन्होंने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी की है, और साउथ अफ्रीका के सामने तो बहुत ज्यादा ही अच्छी की है। लेग स्पिन को 2 बार ये अपना विकेट दे चुके हैं पिछली 32 गेंदों में, और यहां पर कोई लेग स्पिनर नहीं है। फिर इसके बाद है दोस्तों गुलबदीन नईब। गुलबदीन नईब दोस्तों यह है रिस्की पिक, और रिस्की पिक कहाँ लेना होता है हमें? रिस्की पिक को हम ट्राई कर लेते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। स्मॉल लीग में जगह नहीं बन पाती है दोस्तों। ये खिलाड़ी ऐसा है, अगर चल जाता है तो कई बार बेहतर स्कोर कर देता है, और गेंदबाजी में भी इसको विकेट मिल जाते हैं। लेकिन यह है रिस्क, और रिस्क हमें लेना है सिर्फ ग्रैंड लीग में, वो भी इक्का दुक्का टीम में। इसके बाद अगला नाम है मोहम्मद नबी का। मोहम्मद नबी आपको लगभग 6 से 7 ओवर की गेंदबाजी दे जाएंगे, प्लस आपको बैटिंग दे जाएंगे। बैटिंग आना लगभग तय है, और 28 विकेट खाते में शामिल है। लगभग 1 विकेट इनसे मिल जाएगा, और अगर आती है बैटिंग तो 25 रन लगभग इनसे मिल जाएंगे। तो जो ये 25 रन प्लस 1 विकेट है, ये ड्रीम टीम में एंट्री आराम से दे जाता है, इसीलिए ये खिलाड़ी टीम में जगह बना लेता है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कत है, रबाडा और एनगीडी, मतलब इन दोनों में से किसी एक के पास में या तो 3 विकेट आएंगे या आपको 2 विकेट देखने मिल जाएंगे। अब है इसके बाद राशिद खान। राशिद खान ने 23 इनिंग 35 विकेट निकाले हैं। साउथ अफ्रीका के सामने 4 पारी 9 विकेट इनके खाते में है। पहले गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट है, सेकंड करते हुए 18 विकेट है। नूर अहमद का वनडे क्रिकेट उतना अच्छा नहीं चला है, 10 पारियों में महज 9 ही विकेट आ पाए हैं। इनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर। इसके बाद फजल हक फारूकी 29 में 33 विकेट, और फरीद अहमद 17 में 25 विकेट। ये दोनों जो गेंदबाज हैं लगभग इक्वल है, और कम से कम 1 विकेट तो निकाल देते हैं, पर अगर 1 विकेट से ज्यादा की उम्मीद मैं कर रहा हूं तो वो मैं कर रहा हूं फजल हक फारूकी से। इसके बाद अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 अगर देखें तो रियान रिकल्टन ओपन करेंगे तेम्वा बमुमा के साथ में। नंबर 3 दसन, नंबर 4 मार्करम, नंबर 5 क्लासन, 6 मिलर, 7 मार्को जेन्सेन। इनके पास में नंबर 7 तक ही बल्लेबाजी है, और इनकी तरफ से जो पावर प्ले में गेंदबाजी आएगी वो मार्को जेन्सेन से आएगी, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। प्लस साथ में कगिसो रबाडा आपको नजर आएंगे। डेथ ओवर में एनगीडी और रबाडा के कुछ ओवर मिल जाएंगे, और अभी पिछले कुछ समय से केशव महाराज भी डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब जो पहला नाम वेन्यू रिकॉर्ड में आपको देखने मिलेगा वो है क्लासन का, जो इस मैदान पे पहले 87 बना चुके हैं। एक तेम्वा बमुमा है जो पहले 82 बना चुके हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में एनगीडी को 1 विकेट मिला है इस मैदान के ऊपर। अब जो यहां पर पहला नाम है वो है रियान रिकल्टन का। रिकल्टन को बहुत कम लोगों ने टीम में जगह दी है, वो है सिर्फ 35% लोग, क्योंकि इन्होंने जो 6 मैचेस खेले हैं उसमें सिर्फ एक ही बार इनके बैट से 50 आया है, और उसमें इन्होंने 90 रन बनाए थे। और बचे हुए जो 5 मैचेस हैं उसमें भी इन्होंने 90 ही रन बनाए हैं। तो 15 की जो रन रेट है, जो एवरेज है, उससे रन कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ये एक बेहतर पैकेज जिनको मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूं। ऑफ स्पिन के सामने इनको दिक्कत हुई है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो जो नॉर्मली टिपिकल हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड और ऑफ स्पिनर की जो बैटल होती है वो देखने मिल जाती है। इसके बाद तेम्वा बमुमा अफगानिस्तान के सामने चाहे स्कोर ना कर पाए हो, लेकिन दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है, और मेरी टीम में इनकी जगह भी लगभग पक्की है। 350 4 बार 100 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं, 40 का बैटिंग एवरेज है। नंबर 3 पे जो खिलाड़ी है रेसिस वेंडर दसन, जो कि ज्यादातर लोगों का कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का काम कर रहा है, जिसके बैट से निकल चुके हैं 32 का बैटिंग एवरेज 30 पारी में, और 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए 250, पहले बैटिंग करते हुए 3 शतक, और सेकंड बैटिंग करते हुए स्ट्रगल किया है। तो अगर कहीं मन में ये विचार आ रहा हो कि छोड़ दूं तो सेकंड इनिंग में छोड़ सकते हो। इसके बाद एडन मार्कराम कंफर्म पिक है, चाहे पहली इनिंग में रख लो या सेकंड इनिंग में, और रिसेंटली साउथ अफ्रीका T20 में फॉर्म में भी वापस आए हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कतें ज्यादा रहती हैं, 18 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद है दोस्तों अगला नाम हेनरिक क्लासन का।
क्लासेन की जगह बनेगी अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है। सेकंड बैटिंग में क्लासेन की जगह बनना मुश्किल हो जाती है क्योंकि सेकंड बैटिंग में कई बार बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है और पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 350 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। हां, अगर आप लोग रिकल्टन और तेम्बा बमूमा से किसी एक को रख रहे हो तो फिर आप क्लासेन को जगह दे सकते हो। इसके बाद डेविड मिलर है। डेविड मिलर का बैटिंग एवरेज है 42 का, पहले बैटिंग करते हुए 550 है और सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए ही डेविड मिलर की जगह बन सकती है। डेविड मिलर को बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं जो कि है नूर अहमद। अगर नूर अहमद खेलते हैं तो फिर डेविड मिलर और क्लासेन दोनों के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है मार्को येंसन। बॉलिंग के लिए रखा जाएगा, कंफर्म पिक है, पर कैप्टन वाइस कैप्टन से थोड़ा सा दूर ही रखूंगा क्योंकि 2 विकेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। फिर आते हैं केशव महाराज। 19 इनिंग 27 विकेट, दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड ठीक है, चाहो तो 1 विकेट के लिए रख सकते हो। तबरेज शमसी 16 में 23 विकेट इनके खाते में है और अंतिम जो 2 नाम है जिसमें कगिसो रबाडा है, 16 इनिंग में 27 विकेट इनके खाते में है और इसके अलावा लुंगी एनगिडी 24 में 31 निकाल चुके हैं। अब इन दोनों में से किसी एक के खाते में 2 विकेट कम से कम आने वाले हैं तो मैं रबाडा की तरफ ही चल रहा हूं क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है और एनगिडी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन से के बारे में अगर चर्चा करें तो आपको मिलता है कि अजमतुल्ला ओमारजई, रेसिस वेंडरसन और एडन मार्कराम सबसे बेस्ट चॉइस में से है। फिर इब्राहिम जादरान बढ़िया और रिस्की पिक, चाहो ट्राई कर लो। इसके बाद मार्को येंसन, रियान रिकल्टन, जीएल के लिए हैं ये 3 खिलाड़ी जिन पर आप रिस्क उठा सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए टीम कॉम्बिनेशन की तो सबसे पहले जितने भी भाई बंधु हैं वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा और साथ में ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे यूजर 3-3 गुना 4-4 गुना विनिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा टेलीग्राम पे, अगर विश्वास नहीं है तो, लेकिन जाकर आप साइन अप करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम चलेगा। जब तक देखोगे नहीं पता चलेगा नहीं, तो जाइए जाकर डाउनलोड करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है, टेलीग्राम से भी उठा सकते हो और साइन अप करके स्टार्ट कर दीजिए खेलना। रियान रिकल्टन, रहमानुल्लाह गुरबाज, रेसिस वेंडरसन, इब्राहिम जादरान, तेम्बा बमूमा, एडन मार्कराम, मार्को येंसन, अजमतुल्ला ओमारजई, कगिसो रबाडा और राशिद खान, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन स्विच कर सकते हो या फिर अगर बदलना है तो एडन मार्कराम तक आ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो, कोई डाउट फिर भी है तो कमेंट में पूछ लो। सबके लिए आपके हर एक जवाब के लिए मैं हाजिर हूं। और ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।